बिहार में जाति आधारित जनगणना के नतीजे जैसे ही सामने आए, लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन दिनों लालू यादव के पीछे पीछे घूम रहे राहुल गांधी को यही नारा पसंद आ गया और वे हर कहीं इसे दोहराने लगे। लेकिन जितनी संख्या उतना हिस्सा एक तरह से बहुसंख्यकवाद की तरफ इशारा करता है, जो कांग्रेस के अब तक के विचारों के बिल्कुल खिलाफ है। कांग्रेस तो यही कहती रही कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों और इसमें भी मुसलमानों का है। लेकिन अब राहुल गांधी जितनी संख्या उतना हिस्सा देने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रैली में इस नारे के अंदर छिपे बहुसंख्यकवाद की तरफ पीएम मोदी ने साफ साफ संकेत तो नहीं किया, बल्कि कह ही दिया कि सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, तो क्या हिंदू आगे बढ़कर सारा हक ले लें। यही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने हिसाब से कह डाली तो कांग्रेस में खलबली मच गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक के नारे का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके नतीजों को भी समझना होगा। अगर जितनी आबादी उतना हक पर काम होगा तो बहुसंख्यकवाद का सामना करना पड़ सकता है, जबकि राहुल गांधी इस नारे को जोरदार तरीके से लगाते रहे हैं। हालांकि बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया और कांग्रेस को इस पर सफाई भी देनी पड़ गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता के समान नहीं होती है। जितनी आबादी उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को इसके पहले परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा। इसकी परिणति बहुसंख्यकवाद में होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने बाद में अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। बताया जा रहा है कि पार्टी के दबाव में उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जाति जनगणना पर अभिषेक मनु सिंघवी की राय निजी है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने बिहार की जाति आधारित सर्वेक्षण की सराहना की थी, पर जितनी आबादी उतना हक की वकालत की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े सामने आने के बाद कहा कि देश के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है और जिनकी जितनी आबादी उन्हें उतना हक मिलना चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार की जातिगत गणना से पता चला कि वहां ओबीसी SC ST 84% हैं और वहां केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के निष्कर्ष जारी किए, जिसमें यह खुलासा हुआ कि ओबीसी EBC और राज्य की कुल आबादी का 63% है। बिहार के विकास आयुक्त विवेक सिंह द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख से कुछ अधिक है, जिसमें से 36% के साथ EBC सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है और उसके बाद OBC 27.13% है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होते ही लालू यादव की तरह ही जितनी आबादी उतना हक वाला राहुल गांधी नारा लगाने लगे। लेकिन राहुल गांधी की इस नारेबाजी का पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ही विरोध कर दिया और अब इसी चक्कर में कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार फंस गई है, क्योंकि सिद्धरमैया कर्नाटक में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट दबाए बैठी है। अब कांग्रेस के ही वे नेता जिन्हें सिद्धरमैया पसंद नहीं है, उनसे ये कहने लगे हैं कि रिपोर्ट बिना वक्त गवाए जारी की जानी चाहिए। उनके पास तर्क राहुल गांधी का होता है। राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि जितनी आबादी उतना हक। BK हरिप्रसाद ने ट्वीट कर बिहार सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक करार देते हुए कर्नाटक में भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर दी। इसके अलावा वीरप्पा मोइली सहित कई नेताओं ने रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग की। BK हरिप्रसाद ने लिखा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं करने को लेकर पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठाई है। बिहार सरकार की तरह कर्नाटक सरकार को भी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि जाति जनगणना रिपोर्ट पिछड़े और शोषित सहित सभी वर्गों के उत्थान और विकास में मदद करती है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां OBC SC ST की आबादी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 OBC हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता M वीरप्पा मोइली ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से राज्य में हुई जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री मोइली ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरमैया के पिछले कार्यकाल के दौरान H कंथाराज की अध्यक्षता में तत्कालीन कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जातिगत जनगणना आयोजित की गई थी, लेकिन सिद्धरमैया ने इस रिपोर्ट को जारी ही नहीं किया था। अब बिहार राहुल गांधी के सहारे BK हरिप्रसाद और वीरप्पा मोइली जैसे नेता अपनी पार्टी की सरकार पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जब पूछा गया कि क्या वह चाहते हैं कि राज्य उसी तरह की रिपोर्ट जारी करे जैसा नीतीश कुमार ने बिहार में किया,
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री मोईली ने कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, हम पिछड़ा वर्गों के हितों की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धरमैया से तुरंत रिपोर्ट जारी करने के लिए कह रहा हूं। अब जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आ गई है और सिद्धरमैया सीएम बन गए हैं तो उन्हें रिपोर्ट जारी करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार में हुए जातिगत सर्वे कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ही राहुल का विरोध कर दिया। इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस में इसके सर्वे को लेकर हंगामा खड़ा हो गया और अब बिहार में भी कांग्रेस दो भागों में बंट गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा और नेता किशोर झा ने राज्य में सवर्णों की आबादी कम होने को लेकर तीखे सवाल उठाए। राज्य के सवर्णों के पलायन के लिए कांग्रेस ने सीधे सीधे लालू राबड़ी राज और अब नीतीश कुमार की खराब शासन व्यवस्था को जिम्मेदार बता दिया। कुछ नेताओं का यहां तक कहना है राज्य एक बार फिर से बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राज्य में विकास की राजनीति नहीं होगी और उसका नुकसान होगा। अनिल शर्मा ने तो एक के बाद एक कई पोस्ट एक्स पर जारी कर रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिया और कहा, आखिर सवर्ण इतने कम कैसे हो गए। उन्होंने तो विकिपीडिया का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर यहां तक कह दिया कि सरकार को डेटा जुटाने में दखल नहीं देना चाहिए। आखिर जो सवर्ण 2022 तक 22% थे, वे 2023 में 15% पर कैसे आ गए। यही नहीं, उन्होंने जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी की तर्ज पर 3 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को तत्काल एक अत्यंत पिछड़ा और एक मुस्लिम और एक एससी समुदाय का डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। वहीं किशोर कुमार झा ने बाद में कहा कि सरकार को इसका आत्मावलोकन करना चाहिए। फॉरवर्ड कास्ट की आबादी कम क्यों हो गई। किशोर कुमार झा के अपने ही बेटे नौकरी के चलते दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मंडल के दौर के बाद पिछड़ी जातियों की आक्रामकता और बुरे शासन के चलते फॉरवर्ड क्लास ने अपनी सुरक्षा, अच्छे जीवन और एजुकेशन के लिए दूसरी जगहों पर पलायन किया। हालांकि अब भी उनकी जड़ें गांवों में हैं और वे मौके बेमौके आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों की गिनती ही नहीं की गई। एक अन्य कांग्रेस नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार से मुकाबले के लिए ये एजेंडा खड़ा कर दिया है, लेकिन इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। हालांकि शकील अहमद जैसे कुछ नेता हैं जो इस सर्वे के समर्थन में हैं और उनका कहना है कि इससे कमजोर तबके के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। शकील अहमद खान ने कहा कि ये सर्वे बताता है कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। ये एकमात्र प्रामाणिक डेटा है जिसके जरिए लोगों की मदद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब तक बचते आ रहे संजय सिंह को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले सुबह से संजय सिंह के आवास और उनसे जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे हाई प्रोफाइल नेता की गिरफ्तारी की गई। कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में 3 आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने की इजाजत जैसे ही दी, उसके ठीक अगले ही दिन संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल पर संकट गहराएगा। इस मामले में सीबीआई ने उनसे पहले पूछताछ की है। अब जबकि 3 आरोपी गवाह बन गए हैं तो शराब घोटाला मामले के तार तेजी से जुड़ेंगे। वजह यह कि शराब घोटाले में पहले दिन से जुड़े सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने पूरी कहानी ईडी और सीबीआई को बता दी है। इसी वजह से जैसे ही कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाए जाने की इजाजत दी, ठीक उसके अगले ही दिन ईडी सुबह सवेरे पूरी तैयारी के साथ संजय सिंह के घर आ धमकी। संजय सिंह ही वह पहला व्यक्ति है जिसकी पहचान दिनेश अरोड़ा से हुई। बाद में संजय सिंह ने ही उसे मनीष सिसोदिया से मिलवाया और फिर शराब घोटाला मामले का पूरा जाल बुन गया। यही वजह है कि संजय सिंह के बाद एजेंसीज के रडार पर अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं। बीजेपी ने छापेमारी के बाद सीधा केजरीवाल को रडार पर ले लिया और कहा कि शराब घोटाला के सरगना अरविंद केजरीवाल ही हैं। उन्हीं के इशारों पर यह घोटाला हुआ है। गौरव भाटिया ने कहा कि शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने कबूल किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई थी, वहीं कमीशन तय हुआ था। सीएम आवास घोटाले का अड्डा हो गया। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपए पार्टी को दो। केजरीवाल के कहने पर एक सांसद वसूली कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की ऐसी सोच है जो अपने सांसद और विधायक को भ्रष्टाचार के लिए मजबूर करते हैं ताकि उनकी तिजोरी भरती रहे। भाटिया ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और कहिए कि 32 लाख रुपए नहीं लिए, हो जाने दीजिए दूध का दूध और शराब का शराब। ईडी ने कहा कि अरोड़ा की सबसे पहले संजय सिंह से मुलाकात हुई थी। संजय सिंह के जरिए ही मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए।
ईडी ने आरोप लगाया कि अरोड़ा को संजय सिंह ने फोन करके दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाने को कहा था। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और 82 लाख रुपए के चेक सिसोदिया को सौंपे। जांच एजेंसी का कहना है कि इस घटना के बाद अरोड़ा के सिसोदिया से व्यक्तिगत संबंध बन गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री उनके रेस्टोरेंट में अक्सर आने लगे। एक अन्य कारोबारी अमित अरोड़ा ने 2020 में दिनेश अरोड़ा के जरिए संजय सिंह से मुलाकात की थी। उस समय दिल्ली की नीति में लोकल ब्रांड का बोलबाला था। अमित अरोड़ा का ब्रांड दिल्ली में अच्छी बिक्री नहीं पा रहा था। नई पॉलिसी में एक प्रावधान करवाकर अरोड़ा दिल्ली के बाजार में अपने लिए बेहतर मौका चाहते थे। एजेंसी ने कहा कि दिनेश ने अमित को विवेक कुमार त्यागी से मिलवाया, जो कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के करीबी सहयोगी थे। इस बैठक में अमित अरोड़ा, दिनेश, सर्वेश मिश्रा, संजय सिंह के पीए अजीत त्यागी, विवेक त्यागी और संजय सिंह मौजूद थे। उन्होंने अमित के शराब कारोबार के बारे में चर्चा की और संजय सिंह ने उनसे कहा कि यदि वह अमित के व्यवसाय में अपने करीबी लोगों को शामिल कर सकते हैं तो बदले में संजय सिंह अमित को आगे की चर्चा के लिए मनीष सिसोदिया के पास ले जाएंगे। कुछ दिनों बाद अमित, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह सिसोदिया से मुलाकात के लिए उनके घर गए। ईडी का कहना है कि सिसोदिया ने भरोसा दिया कि अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा की मांग के मुताबिक 2020-21 में नीति में ब्रांड रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया को बढ़ा देंगे। ईडी ने कहा इसके बदले में संजय सिंह के टीम सदस्य के रूप में विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा ने मैसर्स अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की व्यावसायिक कंपनी में हिस्सेदारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला के तार अब जुड़ने लगे हैं। इसके हिसाब से संजय सिंह के जिम्मे क्लाइंट फंसाना, मोल भाव करना और सब कुछ तय हो जाने के बाद मनीष सिसोदिया से मिलवाना था। फिर रिश्वत का भुगतान किया जाता और माल ठिकाने लगाने का जिम्मा किसी दूसरे के पास था। माना जा रहा है कि रिश्वत की रकम किसे सौंपी जाती थी और उसे कौन ठिकाने लगाता था, इस राज से भी पर्दा जल्द ही उठ जाएगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। एक फोन भी बरामद किया गया है। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल की तरफ से संदेह की सुई मुड़ने लगी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की भी जांच कर रही है। पिछले दिनों इस मामले में दाखिल ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम दर्ज किया गया और अब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। कार्यकर्ताओं ने एजेंसी और मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजय सिंह के खिलाफ इस कार्रवाई पर विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि लगभग पिछले 15 महीनों से भाजपा हमारे कार्यकर्ताओं पर शराब घोटाले का आरोप लगा रही है। पिछले 15 महीनों में उसने ईडी और सीबीआई के 1000 स्थानों पर छापे मरवाए। कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के बाद 1000 जगहों पर जांच और छापेमारी, किसी भी एजेंसी को एक भी पैसा नहीं मिला। यह हताश बीजेपी है जो आगामी चुनाव हारने वाली है, इसलिए वे डर के मारे ऐसा कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारी पार्टी के सदस्य सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारा गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ईडी को एक भी पैसा नहीं मिला, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। नई शराब नीति घोटाला के आरोपी दिनेश अरोड़ा को इस मामले में जांच की मुख्य कड़ी माना जा रहा है। दिल्ली की एक रिपोर्ट ने एक दिन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा और कारोबारी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की इजाजत दी थी। उसके बाद से ही ईडी की सक्रियता और केजरीवाल की पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी नहीं सौंपकर अशोक गहलोत गांधी परिवार को पहले भी आंख दिखा चुके हैं। तब उन्होंने खुद नहीं बल्कि अपने समर्थक विधायकों से इस्तीफा दिला दिया था, लेकिन अब एक बार फिर उनकी गांधी परिवार से ठन गई है। वजह टिकटों का बंटवारा है। असल में राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजस्थान में लगभग 50% मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएं, लेकिन अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जो विधायक सरकार बचाने के लिए उनके साथ खड़े रहे, उनके टिकट नहीं कटने चाहिए। मतलब ये कि अशोक गहलोत एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं।
एक तो अपने समर्थक विधायकों के टिकट बचाकर उनकी सहानुभूति ले रहे हैं और दूसरा सचिन पायलट के लिए आगे का रास्ता भी बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जब किसी दूसरे को टिकट नहीं मिलेगा तो फिर सचिन पायलट आगे भी इसी तरह हवाबाजी करते रह जाएंगे। यही वजह है कि गहलोत एक बार फिर आलाकमान के सामने आमने हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू की टीम ने अपने सर्वे के बाद पार्टी आलाकमान को बताया कि राज्य में तमाम विधायकों और कई मंत्रियों के खिलाफ बेहद सत्ता विरोधी लहर है, लिहाजा तकरीबन 50% सिटिंग विधायकों के टिकट बदलकर किसी अन्य को दिया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि सचिन पायलट और राजेंद्र गुढ़ा की नाराजगी के संकट के समय भी जिन 121 विधायकों ने हमेशा उनका साथ दिया, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि कोनुगोलू की रिपोर्ट ने गहलोत की टेंशन बढ़ा रखी है। गहलोत का मानना है कि उनके समर्थक 121 विधायकों ने न सिर्फ राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, बल्कि वे सभी उनके पीछे चट्टान की तरह हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे। इनमें बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक भी हैं। यानी गहलोत चाहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर टिकट न काटे जाएं, और अगर टिकट काटने ही हैं तो बगावत करने वालों के ज्यादा काटे जाएं, न कि पार्टी के साथ खड़े रहने वालों के। सितंबर में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन इन्हीं वजहों से मामला अभी फंसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता रहे कुमार विश्वास ने कहा था कि ये पार्टी भ्रष्टाचारियों का सबसे खराब वर्जन है। अब कुमार विश्वास की कही बातें सही साबित होती दिख रही हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब ईडी ने पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी शुरू कर दी। इस बात की जानकारी खुद संजय सिंह ने ही दी। सांसद संजय सिंह के आवास पर सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंच गई और छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की जा रही है। इससे पहले संजय सिंह के करीबियों के घर पर भी छापे पड़े थे। शराब घोटाला की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम था। इसी क्रम में उनके यहां ईडी की टीम सर्च करने पहुंची। इस साल मई की शुरुआत में संजय सिंह ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथ को लिखे पत्र में कहा था कि ईडी निदेशक और सहायक निदेशक ने जानबूझकर बिना किसी आधार के कथित शराब घोटाला मामले का नाम उनसे जोड़ दिया, उनकी सार्वजनिक छवि खराब की और उन्हें बदनाम किया गया। सिंह ने कहा था कि उनका नाम दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर जोड़ा गया है। शराब घोटाला मामले में दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है और उसने घोटाले को अंजाम देने वालों के नाम एजेंसीज को बताए। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके उनकी छवि खराब की है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग की। संजय सिंह ने पत्र में कहा था कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों की खुली और सार्वजनिक माफी जारी करने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह का नाम ईडी की चार्जशीट में 4 बार आया है, जिसमें से एक में संदर्भ गलत था और अनजाने में टाइप हो गया था। एक जगह राहुल सिंह की जगह संजय सिंह का नाम था, जो उस वक्त एक्साइज कमिश्नर थे। फिलहाल ईडी संजय सिंह के आवास की तलाशी ले रही है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि संजय सिंह से जुड़े हुए लोगों के कुछ अन्य परिसरों को भी कवर किया जा रहा है। इस मामले में संजय सिंह के स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों से पहले ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाला मामले में 2 आरोपियों को गवाह बनाया गया है। इसके बाद ही जांच एजेंसी ने संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राघव मगुंटा को सरकारी गवाह बनाया गया है। राघव मगुंटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को भी सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल राघव मगुंटा और दिनेश अरोड़ा जमानत पर हैं। इससे पहले औरबिंदो फार्म के निदेशक शरद रेड्डी दिल्ली के मामले में सरकारी गवाह रह चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक 3 लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।